हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि वर्ष 2025 के लिए जो निर्धारित मॉडल पेपर है ये उसका तीसरा सेट है। पहले दो सेटों को हमने क्रमवार हल किया है और इस सेट का ये पहला पार्ट है, जिसमें हम सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 3 तक को हल करेंगे। पहला सवाल है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य होती है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है द्विध्रुव के कारण, सबसे पहले हम इसे समझते हैं जिससे बनाना आसान रहे। ये सवाल नंबर 1 का पहला, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसका एक साइड नेगेटिव चार्ज होता है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज होता है और मैग्नीट्यूड एकदम एग्जैक्ट बराबर होती है। तो पहले कंडीशन में इन्होंने कहा कि सेंटर पर 0 होता है। तो अगर सेंटर पर बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड ये और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी और ये फील्ड होगी इसी तरफ नेगेटिव फील्ड के कारण। तो आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे। यानी सेंटर पर एट सेंटर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, यानी पहला ऑप्शन इनका सही नहीं है। उसके बाद इन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के सभी बिंदुओं पर शून्य होगी। निरक्ष का मतलब होता है कि इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर यानी लंबवत। तो किसी भी बिंदु पर आप निकालोगे तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। रीजन, मान लो हम किसी निर्धारित बिंदु पर निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इसके पॉजिटिव के कारण से फील्ड। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम इसके निरक्ष पर निकालें, जिसे हम कहते हैं बाई सेक्टर परपेंडिकुलर या इक्वाटोरियल पोजीशन, तो अगर हम इसके निकालेंगे बाई सेक्टर परपेंडिकुलर पोजीशन पर, तो यहाँ भी नॉट इक्वल 0 है, नंबर 2। और तीसरा इन्होंने कहा है कि निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत, निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत, इन्होंने तीसरा कहा। तो तीसरे कंडीशन में भी आप देखोगे तो ये द्विध्रुव के लंबवत कहीं पर भी नहीं, ये द्विध्रुव के समांतर है ये। यानी जो तीसरा ऑप्शन है वो भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं, पहला भी सही नहीं। चौथे में इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो कहा है कि निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर। तो निरक्ष के सभी बिंदुओं पर आप देखोगे तो द्विध्रुव के समांतर ही है, हालांकि अपोजिट है। ये जो इसकी डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है, पी की दिशा, और ये ई की दिशा। तो ये हर हाल में आप देखोगे कि ये पैरेलल लाइन में ही है। तो इसका ये चौथा वाला विकल्प सही होगा। यहाँ पे आप एक बार ऑप्शन देख सकते हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य होता है जो कि नामुमकिन है। निरक्ष के सभी बिंदुओं पर 0 होता है, ये भी नामुमकिन है। निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत, ये भी नहीं होता है। निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर, तो ये इसका विकल्प सही है। अगला सवाल है, एक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। किस ताप पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा? तो आप ये सवाल पे ध्यान दो ना, यहाँ पे 300 केल्विन और यहाँ डिग्री सेल्सियस है, तो या तो इसको डिग्री सेल्सियस बना लो या फिर इसको केल्विन बना लो। तो हम यहाँ इसको डिग्री सेल्सियस में बदल के सवाल लगाने वाले हैं। तो सवाल नंबर 2 पहले का दूसरा खंड है। ये सूत्र लगेगा R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पे ये जो अल्फा है यही है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहीं से आपको मिल जाएगा R1 बाई R2 बराबर 1 प्लस अल्फा T1 बटे 1 प्लस अल्फा T2। R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 की वैल्यू 2 ओम, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 0.00125 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये डिग्री सेल्सियस है और इन्होंने तापमान दिया है पहला 300 केल्विन, तो हम इसको सेल्सियस में बदलेंगे तो 2 से 73 घटा देंगे, यानी आएगा 27
डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, बटे में 1 प्लस अल्फ़ा यानी 0.00125 गुणे टी। अब ये जो T2 निकल के आएगा ये डिग्री सेल्सियस ही आएगा। इसको सॉल्व करो तो इसका इस साइड गुणा इसका इस साइड गुणा, तो जब इधर गुणा होगा तो 1 प्लस 0.00125 T2 और इस साइड गुणा होगा तो ये आएगा 2 धन 0.2 पंचे 10 2 दूनी 4 1 5 देखना तो ये हो जाएगा 0.00250। तो केवल हम 25 ही लिखेंगे गुणे 27। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.00125 T2 बराबर 2 धन इसका गुणा करेंगे इसमें तो आएगा कितना, ये 25 का 7 में गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 175 और 25 दूनी 50 10 60 67 1 2 3 4 अंक के बाद तो 1 2 3 4 तो 0.00125 T2 इसकी वैल्यू होगी, एक इस साइड घट जाएगा तो एक बचेगा यानी ये लिखा है 1.0675। तो T2 का मान होगा 1.0675 बटे 0.00125। तो इधर 5 अंक इधर 4 अंक तो दशमलव हटाएंगे 06750 बटे 125। छोटे छोटे अंकों से इसको काट देते हैं, 25 पंचे 125 और ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 25 चौको 100, 6 बचेगा 67 हो जाएगा, 25 दूनी 50 17 बचेगा और ये 5 175, 25 7 175 0, ये हो गया 42 70 बटे 5 यानी T2 की वैल्यू 5 8 40 2 42 5 5 25 2 27 5 चौको 20 इतना डिग्री सेल्सियस आएगा। इसको केल्विन में बदलना है तो 854 धन 273 4 3 7 8 और ये 7 5 12 8 2 10 11 1127 केल्विन आएगा, ये इसका जवाब होगा। तो इस सवाल में केवल गुणा भाग थोड़ा कठिन था लेकिन आसान सवाल है ये। अब देखते हैं 1127, तो इसका ये जो आपको चौथा विकल्प दिख रहा है डी वाला 1127 यही इसका सही जवाब है। अगला सवाल दिया है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके बाद अगला सवाल दिया है पतले कांच जिसका अपवर्तनांक दिया 1.5 के प्रिज्म में अल्पतम विचलन कोण है डेल्टा एम और अपवर्तन कोण आर के बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ये सवाल है, इसको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए सवाल नंबर 1 का चौथा खंड। सवाल में है पतला प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए जो एन का सूत्र होता है उसमें हम साइन नहीं लिखेंगे तो केवल लिखा जाएगा डेल्टा एम प्लस a/2 बटे में a/2। अब ये जो a/2 लिखा है यही है r, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पे जो a/2 लिखा है इसका मतलब है r, तो हम इसकी वैल्यू हटा के r कर देंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा संशोधित करेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा m/2 प्लस a/2 बटे में a/2। अब a/2 को r लिखेंगे तो n बराबर हो जाएगा डेल्टा m/2 प्लस r बटे r, या n बराबर 2 से गुणा हो जाएगा डेल्टा m प्लस 2r बटे नीचे हो जाएगा 2r। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2nr बराबर डेल्टा m प्लस
2r, n का मान 1.5 दिया है तो हो जाएगा 2 × 0.5r बराबर डेल्टा m धन 2r, 1.5 दूनी 3, तो 3r बराबर डेल्टा m धन 2r। तो 3r में से 2r घटाएंगे तो r बचेगा, यानी डेल्टा m की वैल्यू r है। ये इसका जवाब बन जाएगा। तो देखते हैं विकल्प में ये मिलता है कि नहीं। ये इसका चौथा विकल्प, चौथे वाले का देखिए, पहला डेल्टा m बराबर r। तो इसी तरीके से आपको सवाल लगाना है। और अगला सवाल है, युग्म उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो जवाब इसका गामा किरण के फोटान से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये इसका जवाब है। अगला विकल्प है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर और ऋण 40 सेंटीमीटर है, इसकी संयोजन क्षमता कितनी होगी। सवाल नंबर 1 का 6वां खंड। तो संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f1 प्लस 1/f2। एक का 25 है तो ऋण 40 एक का दिया और एक का 25, 1/f बराबर होगा, अब एलसीएम लेंगे तो दोनों का 200 आएगा, 25 × 8 200 और 40 × 5 200, यानी ये हो गया 3/200। पी का सूत्र होता है 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो चूंकि यहाँ पे फोकस दूरियां सेंटीमीटर में थी तो ये लिखा हुआ 100 × 1/f, यानी 100 × 1/f का मान निकल गया 3/200। 100 से 200 काटेंगे तो नीचे 2 आएगा, यानी 1.5। तो पावर बनेगा प्लस में 1.5 डायोप्टर। इसका जवाब हो जाएगा। और इसको विकल्प में खोजते हैं, प्लस में 1.5 डायोप्टर, ये इसका जवाब हुआ। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल, जो कि है, समतल धातु की 2 प्लेटों के बीच द्रव्यमान m और आवेश q वाली द्रव की बूंद को गिरने से रोकने के लिए कितने विद्युत क्षेत्र की जरूरत होगी। सिंपल सवाल है ये, यहीं बीच में लगा देते हैं इसको। मान लो 2 प्लेटें हैं और इस प्लेट पर के बीच में कोई आवेश q रखा है, तो इसका भार होगा mg नीचे की ओर, और इसको रोकने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र उतना ही ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा। तो संतुलन की अवस्था में QE बराबर होगा mg, तो E की वैल्यू हो जाएगी mg/q। ये इसका जवाब हो जाएगा। इसको रोकने के लिए mg/q विद्युत क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल नंबर 2 का पहला होगा। अगला सवाल है दूसरे का दूसरा खंड। तो यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सभी में परिभाषाएं हैं जिसको हमने पहले से लिख दिया है। पहला पूछा था अनियमित वेग और अनुगमन वेग। तो अनियमित वेग का जवाब हमने लिख दिया। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के भीतर उपस्थित खाली स्थानों के बीच अनिश्चित दिशाओं में चलते रहते हैं, और ये ऊष्मीय वेग होता है। ऊष्मीय वेग अनियमित होता है। और दूसरा है, धातुओं के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में वेग जो होता है औसत, एक निश्चित दिशा में औसत वेग यहाँ रहेगा औसत वेग, और यहाँ रहेगा अनुगमन, अनुगमन वेग कहलाता है। अगला था प्रतिरोधकता। तो पदार्थ का एक गुण है जो पदार्थ के भीतर विद्युत धारा की प्रवाह को का विरोध करता है, उसको रोकने की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर वो कभी भी नहीं रोक सकता। पदार्थ यहाँ लिख दिया हमने, प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोधकता सामान्यतः निश्चित होती है, जिसमें से R बराबर ρL/A में जो रो लिखा यही प्रतिरोधकता। अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक ओम मीटर है। उसके बाद इसमें पूछा था ध्रुवण क्या है। तो आध्रुवित प्रकाश का एक निश्चित दिशा में कंपन जब होने लगे, या आध्रुवित प्रकाश किसी भी तरीके से अगर उसका एक ही दिशा में अगर कंपन होने लगे प्रकाश की तरंगों का, तो वहां पे उस घटना को हम कहते हैं ध्रुवण। और ध्रुवण के लिए टूरमैलिन या पोलराइड जैसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। अगला था इसमें उत्तेजन विभव। तो वह न्यूनतम विभव जिससे किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में जाते हैं,
उत्तेजन विभव कहलाता है। उसके बाद एक इसमें और था विस्थापन धारा। तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण से उत्पन्न जो धारा होती है उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। ये है यहाँ पे परिभाषा के रूप में पूछे गए सवालों का जवाब। अगला सवाल यहाँ पे है तीसरा, आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब ये है कि किसी पृष्ठ पर वितरित आवेश और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है तीसरे का दूसरा खंड, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता बताओ और 1000 वोल्ट का विभव से रोकने वाले आवेश 1000 वोल्ट के विभव से रोकने वाले आवेश की कुल गणना करनी है। इसमें दो चीज पूछा है। सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड है जिसमें से गोले की त्रिज्या इन्होंने दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे 9 × 10⁻² की घात मीटर। धारिता निकालनी है। धारिता का सूत्र होता है 4πε0 × r। 4πε0 की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻9 और r का मान है 9 × 10⁻² की घात। तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 2 11 यानी 10⁻11 फैरड। ये इसका जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप इसको लिख सकते हो 10 × 10⁻12 फैरड और 10⁻12 को पीको कहते हैं तो 10 पीको फैरड। ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। ये इसकी धारिता हो गई। अब इसमें दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा था आवेश का मान बताओ। तो आवेश Q का सूत्र होता है CV। अब C की वैल्यू है 10⁻11 और V की वैल्यू है 1000 वोल्ट। तो 11 में से 3 घटाएंगे 8 आएगा, 10⁻8 कूलम। ये इसका जवाब हो जाएगा। और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब के प्रतिबिंब की दूरी बताओ, यानी V की वैल्यू निकालनी है। सवाल नंबर 3 इसका तीसरा था जिसमें इन्होंने दे रखा है फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है इसलिए, और U की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर। V निकालना है। सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V धन 1/U। तो यहाँ से 1/V बराबर होगा 1/F ऋण 1/U। 1/V बराबर हो जाएगा F का मान ऋण 24 और U का मान ऋण 36, यानी ऋण 1/24 धन 1/36। तो इसका एलसीएम होगा 36 दूनी 72, 24 में 72, ऋण 3 धन 2/72 यानी आएगा ऋण 1/72। तो V की वैल्यू होगी ऋण 72 सेंटीमीटर। तो जवाब में लिखेंगे अवतल दर्पण के सामने 72 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रकृति पूछता तो लिखते वास्तविक और उल्टा। उसके बाद एक अगला सवाल है इसमें, किसी पदार्थ में एक प्रकाश तरंग की आवृत्ति 4 × 10⁴ 4 नहीं होता है कभी भी, 10⁴14 होता है। ये गड़बड़ होगा 14 हर्ट और तरंग दैर्घ्य 5 × 10⁻7 मीटर है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक बताओ। ये निकालना है। तीसरे का चौथा आवृत्ति दिया हुआ है 4 × 10⁴14 हर्ट्ज और लैम्डा का मान दिया है 5 × 10⁻7 मीटर। निकालना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक n बराबर होता है C/V। तो C ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें उसकी वैल्यू मालूम, और V का सूत्र होता है न्यू लैम्डा। अब सारी वैल्यू रख दो। C का मान 3 × 10⁸, न्यू का मान 4 × 10⁻14 की घात और 5 × 10⁻7 की घात। 3 × 10⁸ की घात, 5 चौक को 20 और 14 में से 7 घटाएंगे 7,
तो 1 0 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, यानी 3/2 × 10 पावर 8 बटे 10 पावर 8। तो ये कट गया, 3/2 माने 1.5। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे का जो सवाल है हम उसको आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इस पार्ट में सॉल्व किए गए सभी सवाल और बताए गए सभी जो यहाँ पे डेरिवेशन है, जो सूत्र है, आपको समझ में आया होगा। और किसी तरीके का अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के टॉपिक में।